एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स, जो कि क्लास 10 केमिस्ट्री का यानी कि साइंस का चैप्टर नंबर 2 है। तो इसको हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। पीपीटी आपके लिए तैयार की गई है और पीपीटी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका नाम है स्टडी ब्लॉग एजुकेशन। तो वहाँ पर आपको ये पीपीटी जो है यानी कि जो भी पीडीएफ आप जो भी इसको कहते हैं वो आपको इजीली प्रोवाइड कर दिया जाएगा यानी मिल जाएगा। और क्लास 10th की हमने पहले चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। और इसके अंदर हम एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट को पढ़ेंगे, इन वन शॉट क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक की तरफ चलेंगे। ठीक है, इतने आप जो है लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और हम चलते हैं सीधा टॉपिक की तरफ। तो हम पढ़ेंगे एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट के बारे में। ठीक है, तो जानते हैं एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है, ये जानना जरूरी है। तो देखिए एसिड क्या है और साइड बाय साइड बेस को भी ले लेते हैं हम। ठीक है, एसिड क्या चीज है भाई? ये एसिड, ठीक है, आपको स्वाद में कैसी लगेगी? सौर यानी कि खट्टी, यानी कि स्वाद कैसा होता है भाई? खट्टा। ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है ये, यानी एसिड्स जो होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करते हैं। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयंस जो है वो रिलीज करते हैं ये। ठीक है, ये जो वर्ड है एसिड, ये लैटिन वर्ड एसिडस से मिलकर के बना है। ठीक है, एसिडस से लिया गया है बेसिकली, जिसका मतलब होता है सोर यानी कि खट्टा। तो एसिड क्या है? खट्टा होता है स्वाद में, लिटमस पेपर को रेड कर देता है ब्लू से, H प्लस आयंस देता है आपको एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। और ये जो वर्ड है एसिड, ये एसिडस लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सोर। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड जिसका मतलब पीएच वैल्यू जो है वो 1-2 के आसपास होता है, यानी कि HCl, H2SO4, HNO3। ठीक है, और वीक एसिड हो गए हमारे CH3COOH, ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड। ठीक है, कंसंट्रेटेड एसिड, इन सभी के बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड एसिड कौन से हो गए? जिसमें एसिड ज्यादा हो और पानी कम हो। मतलब एसिड में हमने क्या करा, एसिड की क्वांटिटी तो ज्यादा रखी है लेकिन उसमें हल्का हमने पानी मिला दिया, तो वो कंसंट्रेटेड एसिड हो जाएगा। और डाइल्यूट एसिड कौन से होंगे? जिसमें पानी आपने ज्यादा कर दिया और एसिड की मात्रा कम रखी है। तो ये कुछ टर्म है, छोटी छोटी चीजें जो शायद आपको पता होनी ही चाहिए या फिर आपको होगी भी। तो एसिड क्या हो गया भाई? स्वाद में खट्टा, लिटमस पेपर को रेड कर देता है। ठीक है, ब्लू से किस में कन्वर्ट कर देगा? रेड में। H प्लस आयंस देगा आपको। और ये जो वर्ड है एसिड, ये एसिडस जो कि एक लैटिन वर्ड है वहां से ड्राइव किया गया है। स्ट्रॉन्ग एसिड में आप HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आप देख सकते हैं, हाइड्रोक्लोराइड एसिड को। और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये वीक एसिड हो गए। कंसंट्रेटेड एसिड वो होते हैं जिसमें एसिड की मात्रा पानी की मात्रा से ज्यादा हो। और जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी यानी कि पानी का क्वांटिटी ज्यादा होगा एसिड के मुकाबले, तो वो डाइल्यूट एसिड कहलाएंगे। यहीं पर बेस जो है जिसको क्षार बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में, तो ये स्वाद में बिटर होंगे। ठीक है, और टच में सॉपी टच देंगे, साबुन जैसी जो होती है ना टच, झाग टाइप, वैसा टच आपको फील होने वाला है इससे। ये लिटमस पेपर को ब्लू से रेड कर देते हैं, सॉरी, रेड से ब्लू कर देते हैं। भाई रेड तो एसिड करते हैं ना, एसिड गुस्से में एकदम किसी के हाथ वाथ पे लग जाए तो भाई जल जाता है, तो जल जाता है मतलब खून निकलता है लाल। तो एसिड जो है वो रेड कलर में कन्वर्ट करता है, जबकि बेस जो है वो ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देता है। एसिड H प्लस आयंस देते हैं तो ये OH माइनस आयंस देते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, ये क्या देते हैं? OH माइनस आयन देते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर आप ले सकते हैं NaOH, KOH, CO, CaOH2। ठीक है, और वीक बेस NH4OH। अल्कलाइज क्या होते हैं भाई? दीज आर द बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर, यानी कि ऐसे बेसिस जो पानी में आसानी से घुल जाते हैं उनको अल्कलाइज कहते हैं। ठीक है, जैसे कि NaOH, KOH, CaOH2। यहाँ जो आपने वर्ड देखे हैं ना, जैसे आपने कंसंट्रेटेड एसिड का नाम सुना, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, डाइल्यूट एसिड, अल्कलाइज हो गया, तो ये जो टर्म है ना ये आगे काम आएगी, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये बेसिकली होते क्या है। तो अल्कलाइज वो हो गए जो वाटर में सॉल्यूबल होंगे, यानी कि उसमें घुल जाएंगे पानी में। ठीक है, और कंसंट्रेटेड एसिड वो हो गए जिसमें एसिड की मात्रा ज्यादा होगी, पानी की मात्रा कम होगी। और डाइल्यूट में क्या होगा? पानी की मात्रा ज्यादा होगी और एसिड की मात्रा कम होगी। अब एसिड हो गया, बेस हो गया, या तो इस दुनिया में पूरी चीज एसिड है या फिर बेस है। ठीक है, या तो इस दुनिया में कोई चीज एसिडिक है या फिर बेसिक है। और अगर कोई चीज सॉल्ट है तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा बेसिकली सॉल्ट है। ठीक है,
किसी भी चीज को आप उठा के टेस्ट कर लो, वो सॉल्ट नमकीन स्वाद में आएगा। उसका रीजन ये है कि सॉल्ट फॉर्म होता है तब जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है, यानी कि जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन होगा तो सॉल्ट फॉर्म होगा, ठीक है। जैसे NaCl, KCl, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो दीज आर द कंपाउंड्स फॉर्म फ्रॉम रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। जब एसिड और बेस का रिएक्शन होगा तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। और इस दुनिया में सबसे ज्यादा क्या है, सॉल्ट है। सबसे ज्यादा जो टेस्ट है वो सॉल्ट का है। तो ये हो गया ओवरव्यू एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में, ठीक है। एसिड क्या हो गया भाई टेस्ट में। अब डिफरेंशिएट आप आराम से कर सकते हैं दोनों के बीच में, एसिड और बेस के बीच में। और सॉल्ट बेसिकली क्या है, वो इन दोनों का ही केमिकल रिएक्शन है और उसका एक प्रोडक्ट है, ठीक है। जब रिएक्टेंट में एसिड और बेस होंगे तो प्रोडक्ट में आपको सॉल्ट मिलेगा ही मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। चलिए आगे देखते हैं आगे और क्या चीजें हैं। इतना सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, बाकी अभी रुक जाइए, ठहर जाइए और देखिए आराम से। अब हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स। बेसिकली इंडिकेटर्स हैं क्या, जो इंडिकेट करेंगे, है ना। दीज आर द सब्सटेंसेस विच चेंज देयर कलर या स्मेल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। ये ऐसे पदार्थ यानी सब्सटेंसेस होते हैं जो या तो अपने कलर को चेंज करके या अपनी स्मेल को चेंज करके अलग अलग पदार्थ में जब इसको डाला जाता है ना, तो या तो वो स्मेल को चेंज करेंगे या फिर कलर को चेंज करेंगे, और ये कुछ इंडिकेट करेंगे, कुछ आपको सूचना देंगे, और उनको आपको पहचान करके बताना है कि ये एसिडिक होगा या फिर बेसिक होगा। मतलब जो भी सब्सटेंस में आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो एसिड है या बेस है, ये आपको उसके कलर चेंज से या फिर उसके स्मेल से पता चलेगा, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर्स और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो तीन तरह के इंडिकेटर्स होते हैं, नेचुरल यानी कि प्राकृतिक हो गए, सिंथेटिक हो गए, और दूसरा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हो गए। नेचुरल के अंदर हो गए जो प्लांट्स वगैरह में यानी कि नेचर में आपको मिलता है, जैसे कि लिटमस हो गया, रेड केबेज लीफ हो गया, ठीक है, फ्लावर ऑफ हाइड्रंगा प्लांट हो गया, या टर्मरिक यानी कि हल्दी हो गया। तो ये नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। तो ये आपको नाम ध्यान रखने क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। सिंथेटिक के अंदर कौन से आ गए, ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, केमिकली बनाए जाते हैं, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज हो गया, ठीक है, फेनोल्फेथलीन हो गया, ठीक है। तो ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स हो गए बेसिकली, ठीक है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के अंदर हो गए दीज सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट ओडोर, यानी कि उनकी स्मेल जो है ना वो चेंज होती है एसिड में और बेस में। मतलब अगर आप ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स को एसिड में इस्तेमाल करेंगे तो वो अपनी स्मेल को चेंज करेगा, और बेस में अगर आप यूज करेंगे तो वो बेस में अपनी फिर से स्मेल को चेंज करेगा, ठीक है। तो इंडिकेटर्स आपको पता चलेंगे, नेचुरल, सिंथेटिक, ऑल फैक्ट्री, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं, इनके बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है। नाम याद रखिएगा, ठीक है, और आराम से सुनते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स हम पढ़ रहे थे ना, तो देखिए इंडिकेटर्स तीन प्रकार के होते हैं, जैसे कि नेचुरल हो गया, सिंथेटिक हो गया और ऑल फैक्ट्री हो गया। तो नेचुरल के अंदर लिटमस पेपर हो गया, जो क्या करेगा एसिड सॉल्यूशन के अंदर जब उसको एसिड में डाला जाएगा, ठीक है, और बेस में डाला जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो जब लिटमस पेपर को एसिड में डाला जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट करेगा, रेड कलर में। ब्लू को डालेंगे तो रेड हो जाएगा, रेड को डालेंगे तो रेड ही रहेगा, और जबकि बेस में डालेंगे तो ब्लू हो जाएगा, और ब्लू को डालेंगे तो ब्लू ही रहेगा, ठीक है। रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट जो होता है ये रेड कलर में चेंज होगा और अपने कलर को चेंज कर लेगा ग्रीन में जब ये बेस के सॉल्यूशन में आएगा, ठीक है। और फ्लावर ऑफ हाइड्रंगा प्लांट जो है ये ब्लू कलर में जो है कन्वर्ट हो जाएगा, कब, जब एसिडिक सॉल्यूशन में आएगा, और पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा जब वो बेसिक सॉल्यूशन के अंदर आएगा, ठीक है। और टर्मरिक यानी कि हल्दी जो है वो एसिड में कोई भी जो चेंज है वो नहीं दिखाता अपने कलर में। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपको ध्यान रखना है, पिछली बार भी पूछा गया था ये। और रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है जब इसको बेस के सॉल्यूशन में डाला जाता है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ना, लिटमस पेपर तो बहुत आसान है। रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू से, कब, जब उसको एसिड में डाला जाएगा, यानी कि जब एसिड के किसी सॉल्यूशन में अगर उसको चेक किया जाएगा तो वो रेड कलर में कन्वर्ट कर देगा ब्लू लिटमस पेपर को, और रेड कलर के लिटमस पेपर को रेड में ही रखेगा, उसको चेंज नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। और अगर ब्लू कलर में वो कन्वर्ट हो गया तो इसका मतलब है कि वो एक बेसिक सॉल्यूशन है। रेड कैबेज लीफ जो है वो रेड कलर में कन्वर्ट करेगा डेफिनेटली जब एसिडिक सॉल्यूशन में होगा, और ग्रीन का में हो जाएगा जब वो बेसिक सॉल्यूशन में आएगा। जबकि फ्लावर ऑफ हाइड्रंगा प्लांट जो है वो ब्लू कलर का रहेगा जब वो एसिड सॉल्यूशन के रिएक्शन के बीच में आएगा, मतलब वहां पर उसको लगाया जाएगा, चेक किया जाएगा। और पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा जब वो बेसिक सॉल्यूशन के अंतर्गत टच होगा, ठीक है। और टर्मरिक कोई भी चेंज नहीं दिखाता है एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर, दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको ध्यान रखना है। और रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा ये जब ये किसी बेसिक सॉल्यूशन के अंतर्गत आएगा।
ठीक है। अब सिंथेटिक इंडिकेटर्स के अंदर आ गया, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज हो गया, फेनोल्फेथलीन हो गया। तो भाई कलरलेस रहेगा फेनोल्फेथलीन जब एसिडिक सॉल्यूशन में आएगा, ठीक है, कलरलेस। सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं, केमिकली बनाए गए हैं, ठीक है। और पिंक कलर में हो जाएगा जब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, बेसिक सॉल्यूशन के, मतलब जब उसको बेसिक सॉल्यूशन के साथ चेक किया जाएगा। और मिथाइल ऑरेंज जो है वो रेड कलर में हो जाएगा जब, कब भाई, जब उसको एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाएगा, यानी कि एसिड में जब उसको चेक किया जाएगा। और येलो कलर का हो जाएगा जब वो बेसिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आएगा। अनियन, वलीना एसेंस और कॉलिव ऑयल जो है, क्लोव ऑयल, ये ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, जो अपनी स्मेल को चेंज करके बताते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसे इंडिकेटर जो अपने कलर को चेंज करके नहीं बल्कि अपनी स्मेल के द्वारा बताते हैं, इंडिकेट करते हैं, वो ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स कहलाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जबकि नेचुरल और सिंथेटिक जो है, ये दोनों अपने कलर को चेंज करके बताते हैं कि ये एसिडिक सॉल्यूशन है या फिर बेसिक सॉल्यूशन है। जबकि ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स अपनी स्मेल को बता करके, इसकी अपनी स्मेल के द्वारा बताते हैं या इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो अनियन जो है, जो उसका स्मेल है ओरिजिनल, वो लगभग रहता है एसिडिक के अंदर, जबकि बेसिक में वो कोई भी स्मेल नहीं देगा। और वनीला एसेंस जो है वो, उसके अंदर भी जो है स्मेल रहेगा, ऑलिव ऑयल में भी स्मेल रहेगा जब वो एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर आएगा। लेकिन वनीला एसेंस जो है वो कोई भी स्मेल नहीं देगा आपको तब जब वो बेसिक सॉल्यूशन में आएगा। बट क्लोव ऑयल जो है वो अपने स्मेल को लूज कर देगा, कहां पर, जब वो बेस सॉल्यूशन में आएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, छोटा सा टेबल है, आपको समझ में जरूर आएगा ये। और एक से दो बार आप पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, आपको ज्यादा लोड लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं। आगे है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिडिक्स, एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो एसिड हो गया, एसिड प्लस मेटल, ठीक है। तो ये सब को हम एक साथ कर लेते हैं पहले। वापस आओ सर, हाँ ठीक है, ठीक है। तो एसिड जो है, जब भी एसिड का रिएक्शन किसी मेटल के साथ होता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। आपको ये पता होगा, आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था, रिएक्शन से पहले की सभी चीजों को रिएक्टेंट बोलते हैं और बाद की चीजों को प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यानी कि एसिड का रिएक्शन जब मेटल के साथ होगा, ठीक है, मेटल के साथ होगा, तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज होगी, आपको प्रोडक्ट में सॉल्ट मिलेगा। जैसे कि HCl एक एसिड है, ठीक है, जिंक जो है एक मेटल है, तो क्या मिला, जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस में H2 गैस जो है कि यहाँ पर रिलीज हुई है। तो आपको प्रोडक्ट में क्या देखने को मिला है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जब भी एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ होगा, किसी भी मेटल के साथ अगर होता है उसका रिएक्शन, तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस जो है आपको प्रोडक्ट के रूप में देखने को मिलेगा। जबकि बेसिस जो है, उसका भी रिएक्शन जब किसी एसिड प्लस मेटल जो है वो होगा, बेसिकली, रुको एक मिनट, यहाँ पर बेस आएगा ना, बेस के साथ रिएक्ट करा रहे हैं ना भाई। तो जब किसी बेस का मेटल के साथ रिएक्शन होता है तब भी आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा। यानी एसिड का रिएक्शन में मेटल के साथ होगा तब भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस आपको मिलने वाला है, और बेस के साथ होगा तब भी आपको सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो मिलने वाला है। जैसे कि NaOH प्लस में जिंक, ठीक है। तो ये आपको क्या दे रहा है, Na2ZnO2, यानी कि सोडियम जिंकेट, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो रही है, इसमें भी रिलीज हो रही है, उसमें भी रिलीज हो रही है। तो छोटी सी बात है, ये देखना है आपको कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड विद मेटल, दोनों को हमने क्या करा, मेटल के साथ जो है रिएक्ट करवाया है। जब एसिड और बेस दोनों का रिएक्शन जो है मेटल के साथ हो रहा है तब क्या हो रहा है, तो भाई एसिड प्लस मेटल गिव्स यू एज अ प्रोडक्ट सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो बेस भी आपको जो है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस ही देने वाला है। अब हाइड्रोजन गैस से रिलेटेड एक पॉइंट है यहाँ पर, वो आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन गैस किसी भी रिएक्शन में रिलीज हुई है, ये आप चेक कैसे करेंगे। तो देखिए बड़ा ही आसान है, हाइड्रोजन गैस रिलीज कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल नियर गैस बबल्स। जो गैस बबल्स उस सॉल्यूशन में से निकल रहे हैं ना, उसके पास आप क्या करेंगे, जलता हुआ कैंडल लेकर के जाएंगे, तो वो ब्रस्ट होगा विद पॉप साउंड, ठीक है, पॉप साउंड के से जो है वो ब्रस्ट होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये पिछली क्लास में पढ़ा था, पिछले साल भी पढ़ा था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर छोटी सी बात है पर बड़े ही काम की बात है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड और बेस, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड एंड बेस, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे थे जब एसिड और बेस का, बेसिकली अभी अभी। इसमें हमें क्या जानना था कि एसिड या बेस मेटल के साथ किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं। तो एसिड हो चाहे बेस हो, अगर मेटल के साथ वो रिएक्ट कर रहे हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस आपको प्रोवाइड करेंगे एज अ प्रोडक्ट, ठीक है।
तो ये आपको ध्यान रखना है। और हाइड्रोजन गैस को आप टेस्ट कैसे करेंगे, तो भाई जो बबल्स निकल रहे हैं उस रिएक्शन में से, वहां पर आप अगर बर्निंग कैंडल यानी कि जलता हुआ कैंडल मोमबत्ती लेकर के जाएंगे ना, या माचिस की तिल्ली जलाएंगे, तो वो ब्रस्ट हो जाता है पॉप साउंड से। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद। तो भाई हम क्या करने वाले हैं, अब हम रिएक्शन, हमने मेटल को रिएक्शन करवाया ना, तो मेटल ने रिएक्ट करके क्या दिया आपको, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी, वो तो बड़ा ही आसान था। अब मेटल कार्बोनेट, ठीक है, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का हम रिएक्ट कराएंगे एसिड के साथ और बेस के साथ, आपको देखते हैं क्या मिलता है। तो देखिए बड़ा ही आसान है, बेस के साथ तो कोई भी रिएक्शन नहीं है उसका, यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत अच्छे से कि किसी भी बेस के साथ, ठीक है, बेस के साथ मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, कोई भी आपको प्रोडक्ट जो है वो रिलीज करके नहीं देगा। तो कोई भी रिएक्शन नहीं है, बहुत ही आसान है, इसको पहले हम हटा देते हैं। अब एसिड के साथ, जब एसिड के साथ मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करेगा, तो आपको सॉल्ट और हाइड्रोजन इस बार वाटर के रूप में यानी कि H2O वाटर मिलेगा, और साथ में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में मिलने वाली है। ठीक है, आपको सॉल्ट मिलेगा क्योंकि अब इसमें कार्बन भी है, तो आपको CO2 गैस के रूप में जो है कार्बन डाइऑक्साइड मिलने वाली है, और साथ में वाटर रिलीज होगा एसिड के साथ रिएक्शन होने के बाद, किसका, मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि HCl। ठीक है, HCl का रिएक्शन करवाया गया Na2CO3 के साथ। क्या गिफ्ट दिया इसने, NaCl, सोडियम क्लोराइड दे दिया आपको, प्लस में CO2 प्लस में H2। तो आपको क्या मिला यहाँ पर, आपको यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में मिला, वाटर रिलीज मिला, और एक सॉल्ट मिला NaCl। ठीक है, तो HCl प्लस में NaHCO3 आपको क्या गिफ्ट दे रहा है। अभी देखो इसको बैलेंस करके यहाँ पे लिखा है, हम बैलेंस क्यों करते हैं ये आपको पता होगा, पहले चैप्टर में पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से हम इसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, अब CO2 से भी रिलेटेड एक पॉइंट है, जैसा हाइड्रोजन गैस को चेक करने का ये था ना तरीका कि भाई बर्निंग कैंडल को लेकर के चले जाओ, जहां से बबल्स निकल रहे हैं हाइड्रोजन के, अगर वो पॉप साउंड से ब्रस्ट हो रहा है तो इसका मतलब है हाइड्रोजन गैस उसमें से रिलीज हुई है। ठीक है, अब CO2 आप देख रहे हैं यहाँ पर CO2 गैस रिलीज हुई है, उसमें मेटल के साथ हाइड्रोजन निकला था, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्या निकला, CO2 निकला। अब CO2 को भी चेक करने का बड़ा आसान तरीका है, CO2 कैन बी टेस्टेड बाई पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर। अब CO2 को जो है आप लाइम वाटर के साथ जब पास कराएंगे, यानी कि लाइम वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे, तब ये क्या करेगा, उसको मिल्की कलर में चेंज कर देगा। ठीक है, तो CaOH2 प्लस में CO2 क्या मिला दिया गया लाइम वाटर के अंदर, CaOH2 यानी कि लाइम वाटर में हमने मिला दिया CO2, गैस को पास कराया तो CaCO3 आपको इसने दिया, प्लस में H2O। ठीक है, अब लाइम वाटर जो था वो मिल्की कलर का हो गया, यहाँ पर दूध की तरह दिखेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन गैस को कैसे पता करना है हमारे को। अब हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में कब निकलेगा, जब एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ या बेस का रिएक्शन मेटल के साथ हो रहा हो। लेकिन जब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि मेटल का रिएक्शन पहले ही कार्बन के साथ हो चुका है या फिर हाइड्रोजन कार्बन के साथ हो चुका है, उस केस में आपको हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं मिलेगी, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपको रिलीज होते हुए दिखेगी, जिसको आप लाइम वाटर के साथ पास करवा करके चेक कर सकते हैं। अगर उसने उसको मिल्की कलर में कन्वर्ट कर दिया तो मतलब CO2 गैस इसमें से रिलीज हुई है। ठीक है, आप इसको वापस भी कर सकते हो। ठीक है, जब इसमें आप दोबारा से क्या मिला दो, CO2 को मिला दो, तो ये वापस से मिल्कीनेस को जो है खत्म कर देगा। ठीक है, छोटी सी बात थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर, जब एसिड और बेस का रिएक्शन हम आपस में करवाते हैं तो क्या मिलता है हमें, सॉल्ट प्लस H2O, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो जब एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ हो रहा है तो सॉल्ट प्लस में H2 गैस मिल रही है, जब बेस का रिएक्शन मेटल के साथ हो रहा है तो भी हमें सॉल्ट प्लस में H2 गैस मिल रही है। जब एसिड का रिएक्शन जब एसिड का रिएक्शन, मैं उसको कलर चेंज कर लेता हूँ ना फिर आपको दिखेगा। जब एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ मिल रहा है, तब आपको सॉल्ट प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर मिल रहा है, जबकि बेस के साथ इसका कोई भी रिएक्शन नहीं है। तो याद करना बहुत ही आसान है। और जब एसिड का बेस के साथ ये रिएक्शन करवा दोगे तो मिलेगा आपको सॉल्ट प्लस में H2O। ठीक है, सॉल्ट प्लस में वाटर आपको रिलीज होता हुआ मिलेगा। ठीक है, ये हमने स्टार्टिंग वाले पेज पर ही डिस्कस कर लिया था। तो किसके साथ रिएक्शन करवा के कौन सा प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, ये पूरी की पूरी PDF आपको इजीली मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है स्टडी ब्लॉक एजुकेशन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है,
न्यूट्रलाइज रिएक्शन, किसी भी हुए रिएक्शन को न्यूट्रलाइज करना। बेसिकली हमें क्या करना है, न्यूट्रलाइज ही करना है। द रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइज रिएक्शन। न्यूट्रलाइज रिएक्शन क्या हो गया, न्यूट्रल समझते हैं ना भाई, गाड़ी में न्यूट्रल होता है क्या करना, काम डाउन करना, या आप करो न्यूट्रल हो जाओ, मतलब बीचों बीच आ जाओ। तो कोई भी रिएक्शन जब एसिड और बेस का होता है उसको न्यूट्रलाइज रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि HCl प्लस में NaCl, ठीक है, प्लस में H2O। ये हमने क्या कहते हैं, एक मिनट, HCl प्लस में NaOH आएगा, ठीक है भाई। इट गिव्स यू NaCl प्लस में H2। ये गलत है, ठीक है, ये सही है। तो एसिड बेस इनका रिएक्शन करा तो सॉल्ट प्लस में वाटर रिलीज होता है, ये आपको पता चला। तो अब ये क्या हो गया, न्यूट्रल भी हो गया। ये रिएक्शन कैसा हो गया, न्यूट्रलाइज रिएक्शन हो गया। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। जैसे कि अगर हमारा एसिड स्ट्रांग है और बेस जो है वो वीक है, ये तो आपको पता चल गया है कि जब भी एसिड का रिएक्शन बेस के साथ करवाया जाता है तो प्रोडक्ट में आपको सॉल्ट और वाटर मिलता है। ये तो आपको पता चल गया। लेकिन अब सॉल्ट कैसा मिलेगा, एसिडिक मिलेगा कि बेसिक मिलेगा कि न्यूट्रल मिलेगा, ये डिपेंड करेगा कि आपने रिएक्टेंट में एसिड कितना लिया है और बेस कितना लिया है। तो अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है और वीक बेस लिया है तो आपका जो सॉल्ट होगा डेफिनेटली एसिडिक होगा, क्योंकि उसमें एसिड की मात्रा ज्यादा होगी और वाटर तो रिलीज होना ही होना है। और अगर आपने वीक एसिड लिया है और बेस को स्ट्रॉन्ग कर दिया है तो जो सॉल्ट है वो आपका बेसिक हो जाएगा, ठीक है, और वाटर तो रिलीज होना ही है। और अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग है इक्वल उसमें तो न्यूट्रल हो जाएगा सॉल्ट आपका और वाटर रिलीज हो जाएगा। और अगर दोनों ही वीक है तो भी न्यूट्रल सॉल्ट और आपको वाटर रिलीज होता हुआ यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। बड़ा ही छोटा सा प्यारा सा टॉपिक था ये, न्यूट्रलाइज रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइज रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइज रिएक्शन। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कि HCl हो गया, NaOH हो गया, ठीक है। तो इसने आपको दिया सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, और साथ में वाटर आपको रिलीज करके दिया है। और ये हमें पता है, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन होगा तो सॉल्ट और हमारे को प्रोडक्ट में वाटर मिलता है। अब अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है और बेस को वीक लिया है तो भाई आपका सॉल्ट एसिडिक होने वाला है डेफिनेटली। और अगर आपने जो है एसिड ही वीक ले लिया और बेस को स्ट्रॉन्ग ले लिया है तो आपका सॉल्ट बेसिक हो जाएगा। दोनों ही स्ट्रॉन्ग लिए हैं तो न्यूट्रल आने वाला है, और दोनों ही वीक लिए हैं तो भी सॉल्ट आपका न्यूट्रल ही आने वाला है। और हर एक के प्रोडक्ट में आपको वाटर यहाँ पर इजिली मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड, ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड, ठीक है, यानी कि मेटल के अंदर ऑक्सीडेशन हो चुका है, बेसिकली लोहे में जंग लग चुका है, उसका एसिड के साथ किस प्रकार रिएक्शन होता है उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस, तो पहले हम क्या देखेंगे, मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो नेचर में ना बेसिक होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी ऐसे मेटल जिनका ऑक्सीडेशन हो चुका है वो नेचर में बेसिक हो जाते हैं, यानी कि वो एसिडिक नहीं रहता, बेस होते हैं। और आपको पता है जब एसिड और बेस का रिएक्शन होगा तो आपको सॉल्ट प्लस H2O मिलने वाला है। तो मेटेलिक ऑक्साइड जो बेसिकली एक बेस है उसका रिएक्शन आप एसिड के साथ करवा रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा एज अ प्रोडक्ट, सॉल्ट और वाटर। तो CaO, ठीक है, HCl रिएक्ट करके क्या दिया इसने, CaCl2 प्लस में वाटर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पर रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस, यानी कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है उनका बेस के साथ क्या रिएक्शन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो नेचर में एसिडिक होते हैं, जबकि मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो नेचर में बेसिक होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, टर्म से कंफ्यूज मत होना। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन हो रहा है तो सॉल्ट प्लस H2O तो आपको मिलने वाला है, ठीक है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो भी आपको सॉल्ट और वाटर मिलने वाला है, यहाँ भी सॉल्ट और वाटर मिलना है, लेकिन नेचर आपको ध्यान रखना है कि मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर जो है वो बेसिक हो जाता है, जबकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर जो है वो एसिडिक रहता है, यानी कि नॉन मेटल जिनका ऑक्सीडेशन हुआ है वो एसिडिक होता है। तो यहाँ भी आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस में H2O, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब रिएक्शन ऑफ एसिड विद, ये जो ग्राफ है ना ये बड़ा ही बढ़िया ग्राफ है, ठीक है, ये देखना है आपको, ठीक है। जब रिएक्शन होता है एसिड के साथ, ये अगर आपने ग्राफ याद कर लिया तो फिर आपको
समझने में कंफ्यूजन नहीं होगी। जब भी रिएक्शन होगा एसिड का किसके साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, तब भी आपको सॉल्ट, CO2 और वाटर मिलेगा। ये हमने ऊपर पढ़ा था। मेटल कार्बोनेट के साथ अगर रिएक्शन हो रहा है तो आपको सॉल्ट और गैस की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और वाटर मिलेगा। अगर मेटल के साथ करेगा एसिड रिएक्ट तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करेगा तो आपको पता है मेटल कार्बोनेट हो चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, आपको क्या रिलीज करके देगा ये प्रोडक्ट में, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। जबकि मेटल के साथ सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। मेटल ऑक्साइड के साथ क्या देगा आपको, सॉल्ट और वाटर। और बेस के साथ तो आपको पता है सॉल्ट और वाटर देने वाला है ये। तो एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ होगा तो क्या मिलता है आपको प्रोडक्ट में, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। मेटल के साथ अगर रिएक्ट हो रहा है, चाहे बेस के साथ रिएक्ट हो रहा है या फिर मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो आपको क्या देगा, सॉरी, मेटल के साथ तो ये सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देगा ना आपको, जबकि मेटल ऑक्साइड और बेस के साथ ये सॉल्ट और वाटर दे देगा। इसी प्रकार से जो बेस है उसका रिएक्शन अगर मेटल के साथ हो रहा है तो भी आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। हमने ऊपर ही पढ़ लिया था इसको, ठीक है। और बेस का रिएक्शन अगर मेटल कार्बोनेट के साथ हो रहा है तो कोई भी रिएक्शन नहीं करता, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी कोई भी रिएक्शन नहीं करता, पिछली स्लाइड में पढ़ा है हमने ये। जबकि बेस और एसिड का अगर आपस में रिएक्ट करा दोगे आप तो सॉल्ट और वाटर मिल जाता है आपको। और अगर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, जो कि अभी हमने यहाँ पर पढ़ा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ अगर ये रिएक्ट करेगा तो भी आपको ये सॉल्ट और वाटर ही रिलीज करके देगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बट टू डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन, एसिड और बेस में बेसिकली कॉमन क्या है। तो हम यहाँ इतनी चीजें पढ़ रहे हैं एसिड के बारे में, बेस के बारे में, और हम चीजें देख रहे हैं कि भाई कुछ चीजें कॉमन निकल के आ रही हैं, जैसे कि एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ हो रहा है, चाहे बेस का रिएक्शन मेटल के साथ हो रहा है, तो प्रोडक्ट आपको सेम मिल रहा है। सॉल्ट चेंज होगा, वो बेसिक सॉल्ट होगा, वो एसिडिक सॉल्ट होगा, बट सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिल रहा है आपको। आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तब भी सॉल्ट और वाटर दे रहे हैं। तो कुछ सेम है कि नहीं है, तो देखो, ऑल जितने भी एसिड्स हैं, ठीक है, H प्लस आयंस कॉमन होते हैं इनके अंदर, H प्लस आयन जो है ये आपको देते हैं। और जितने भी बेस है वो OH माइनस यानी कि हाइड्रोक्सल आयंस जो है वो कॉमन होते हैं इनके अंदर, यानी कि सभी एसिड के अंदर H प्लस आयंस जो है वो कॉमन मिलेंगे और बेस के अंदर OH माइनस आयंस जो है वो आपको कॉमन मिलेंगे। ये छोटी सी प्यारी सी बातें थी, ये आपको पता चल गई होगी। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। अभी तक हमने एसिड को आपस में भिड़वा लिया, एसिड के बारे में जान लिया, बेस के बारे में जान लिया, सॉल्ट के बारे में जान लिया, ठीक है। अभी सॉल्ट की फैमिली भी पढ़ेंगे आगे, जो कि लास्ट पॉइंट आएगा हमारे चैप्टर का, और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो एसिड के बारे में जान लिया, बेस के बारे में जान लिया, सॉल्ट के बारे में लगभग लगभग जान लिया है। इनके रिएक्शन के बारे में जान लिया कि केमिकल रिएक्शन ही किस प्रकार से करते हैं आपस में, या फिर मेटल के साथ या मेटल कार्बोनेट के साथ। अब हम जानेंगे कि एसिड और बेस को, ठीक है, एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन, की एसिड और बेस वाटर सॉल्यूशन में किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं, इसको देख लेते हैं। देखिए, एसिड प्रोड्यूस H प्लस आयन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। अभी हमने पढ़ा कि जो एसिड्स होते हैं उनके अंदर कॉमन होता है H प्लस आयंस जो है वो रिलीज करते हैं, जबकि बेस जो होते हैं वो OH माइनस आयंस जो है वो रिलीज करते हैं। H प्लस आयन कैन नॉट एग्जिट अलोन। H प्लस आयन जो है वो अकेले नहीं होते हैं, ठीक है, ये होते हैं हाइड्रोनियम आयंस के रूप में, यानी कि H3O प्लस के रूप में आते हैं ये। एक इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। जबकि बेस जो है, ऐसे बेस देखो, सारे बेसिस वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते हैं, सभी बेस जो है पानी में नहीं घुलते हैं, और जो घुल जाते हैं हमने पहली ही स्लाइड में पढ़ा था उनको अल्कलाई बोलते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, H प्लस आयन आपको एकदम मतलब फतेह की बात यहाँ पर पता चली है, ठीक है, बिल्कुल, कि H प्लस आयन अकेले एग्जिस्ट नहीं करेंगे, बल्कि हाइड्रोनियम आयंस के रूप में ये मिलते हैं H3O प्लस के रूप में। तो हाइड्रोजन H प्लस प्लस में H2O क्या बनाएगा, H3O प्लस। HCl प्लस में वाटर, H3O प्लस और क्लोरीन अलग हो गए यहाँ पर। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर H प्लस आयंस किस रूप में है, H3O प्लस के रूप में, यानी कि हाइड्रोनियम आयंस के रूप में। यहाँ पर NaOH, ठीक है, यहाँ पर NaOH, इसमें पानी मिलाया है तो क्या बन गया, NaOH माइनस रिलीज हो गया यहाँ पर। MgOH2, यहाँ पर भी पानी मिला है तो Mg यानी मैग्नीशियम अलग हो गया, और OH माइनस माइनस आयन जो यहाँ पर अलग हो गया। तो आप देख रहे होंगे कि एसिड और बेस जो है वाटर में किस प्रकार से सोल्यूट यानी किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं। तो भाई H प्लस आयन जो है एसिड जो है रिलीज करता है, बट वो हाइड्रोनियम आयंस के रूप में रिलीज करेगा, अकेले नहीं आएगा, H3O प्लस के रूप में आएगा। जबकि बेस जो है वो, सभी बेस जो है वो पानी में नहीं घुलते हैं, जो बेस पानी में घुल जाते हैं यानी सॉल्यूबल होते हैं उनको अल्कलाई बोलते हैं, और वो OH माइनस आयंस जो है वो रिलीज करते हैं, ठीक है। वाइल डाइल्यूटिंग एसिड, अब हमने पढ़ा था डाइल्यूट एसिड क्या होता है, जहां पर पानी की मात्रा ज्यादा हो और
एसिड की मात्रा कम हो। जबकि कंसंट्रेटेड एसिड कौन से होते हैं, जिसमें एसिड की मात्रा ज्यादा हो, यानी क्वांटिटी ज्यादा हो और पानी की कम हो। तो वाइल डाइल्यूटिंग एसिड, जब हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं, इट इज रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना। जैसे कि बेस जो होता है ना, आपके घर में सर्फ वगैरह होगा, तो आप चाहे सर्फ में पानी डालें चाहे पानी में सर्फ डालें, आपको नुकसान नहीं होने वाला है, ठीक है। लेकिन एसिड के साथ ऐसा नहीं है। आप एसिड में पानी डालेंगे तो पंगा हो जाएगा भाई, क्योंकि फिर छींटे वीटे निकल के आएंगे, तो फिर वो कहीं भी पड़ेंगे तो जला देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एसिड को डाइल्यूट करने के लिए क्या तरीका है, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि हम एसिड को डाइल्यूट करते कैसे हैं। तो वाइल डाइल्यूटिंग एसिड, ये जरूरी है कि डेट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, कि एसिड को वाटर में मिलाना है, ना कि वाटर को एसिड में। बिकॉज द प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक, बहुत ही एक्सोथर्मिक होता है, जिसमें से हीट रिलीज हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बहुत ही ध्यान रखना है ये। तो ये एक नंबर का आपका क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल बनने वाला है, ठीक है। देखिए अभी हम देखते हैं किस प्रकार से। इफ वाटर इज एडेड टू एसिड, अगर पानी को हम एसिड में मिलाएंगे, मतलब आपने कंटेनर में एसिड रखा है, ठीक है, जैसे कंटेनर में आपने क्या करा, एसिड रख दिया, इसमें अगर आप पानी को मिलाएंगे तो डेफिनेटली देखिए पानी, अभी कोई भी चीज तेजी से इसमें गिरेगी तो इसमें से क्या निकलेंगे, छींटे निकलेंगे, जो कि आपके हाथ पर, मुंह पर, चेहरे पर, आसपास कहीं भी गिर सकते हैं। और ये एसिड है तो ये ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, आपको पता है, ठीक है। और एक्सोथर्मिक, क्योंकि हीट इतनी ज्यादा निकल सकती है इसमें से कि ये जो जो आपका ये कंटेनर है ये ब्रेक हो सकता है। अगर ये ग्लास का हुआ तो ब्रेक होकर के आपके हाथ में ग्लास लग सकता है, या ग्लास के छोटे छोटे टुकड़े आपके आंखों में या शरीर के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं या आसपास फैल सकते हैं, जो काफी घातक हो सकते हैं। तो इफ बी एडेड टू एसिड, इफ वाटर इज एडेड टू एसिड, अगर पानी को एसिड में मिलाया जाता है तो द हीट इज जनरेटेड मे कॉज द मिक्सचर ऑफ स्प्लैश आउट। जो हीट जनरेट होगा ना, उससे क्या हो सकता है कि स्प्लैश आउट, जो एसिड है वो स्प्लैश आउट हो सकता है। और एसिड अगर स्प्लैश आउट यानी कि बाहर निकल के गिरता है, तो वो आपको बर्न कर सकता है, जला सकता है, या ग्लास कंटेनर को ब्रेक भी कर सकता है, क्योंकि हीट जो है वो काफी ज्यादा हो जाएगी। तो सबसे आसान तरीका क्या है कि आप क्या करो, पानी को रखो और पानी में धीरे धीरे एसिड को मिलाओ, और उसमें भी सीधा एसिड बीच में नहीं डालना है, कोई एक चीज या पानी को घुमाते रहो किसी चम्मच से, और धीरे धीरे एसिड को डालना है, बहुत ही धीरे, ठीक है। क्योंकि पानी घूमता रहेगा तो एसिड उसके अंदर अच्छे से मिल जाएगा, अदरवाइज तो नुकसान आपको हो सकता है। तो एडिंग वाटर टू एसिड में कॉज मिक्सचर ऑफ स्प्लैश आउट। अगर आप क्या कहते हैं, वाटर को एसिड में ऐड करते हैं, यानी कि एसिड रख करके आप उसमें पानी मिलाएंगे, तो हो सकता है दो चीजें हो सकती हैं, या तो आपका कंटेनर ब्रेक डाउन हो सकता है, ब्रेक हो सकता है, ग्लास वगैरह जो भी अगर आपने हाथ में रख रखा है उससे भी नुकसान होने वाला है, और स्प्लैश आउट हो सकता है, टूटेगा तब भी बाहर आने वाला है, और नहीं टूटेगा तब भी वो छिटक करके बाहर आएगा। दोनों ही तरीके से आपको नुकसान हो सकता है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप वाटर में एसिड को मिलाओ, ठीक है। ये नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर के रूप से भी, और ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। तो मिक्सिंग एन एडिड और बेस, मिक्सिंग एन एसिड और अ बेस विथ वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, चाहे वो H3O प्लस हाइड्रोनियम आयंस हो या OH माइनस, ठीक है। ये बेस के लिए हो गया, एसिड के लिए हो गया। तो ये इसके कंसंट्रेशन को क्या करता है, कम करता है पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से, और इसी को डाइल्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि बेस में या एसिड में पानी को मिलाना डाइल्यूटेशन कहलाता है। जिस जब कब तक मिलाना, उनकी कंसंट्रेशन को कम करना है, ठीक है। मतलब क्वांटिटी जो है उनकी कम हो जानी चाहिए, पानी की ज्यादा होना हो जानी चाहिए, डाइल्यूशन कहलाता है। छोटी सी बात है, पते की बात है। अब है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, भैया क्षमता देखने हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस कैन बी एस्टिमेट यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड और बेस जो है ना, इसको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर के द्वारा जो एस्टिमेट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। जैसे कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, पहले वो देख लो आप। यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल सार्वभौमिक, जो हर जगह भाई समान हो, ठीक है, इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। बहुत सारे इंडिकेटर्स का ये क्या होता है, मिक्सचर होता है। इट शोज डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन द सॉल्यूशन। ये अलग अलग कलर्स दिखाता है, कब, अलग अलग H प्लस आयंस के कलर्स दिखाएगा। तो आपको कलर मैच करना है और पता करना है, ठीक है। जैसे कि पीएच स्केल हो गया, ठीक है। तो पीएच स्केल क्या है, तो एक स्केल है जो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को मेजर करता है। A स्केल फॉर मेजरिंग H प्लस आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन। P इन पीएच स्टैंड फॉर पोटेंस, ठीक है। तो पीएच
जो वर्ड है ना, इसके अंदर पी का मतलब होता है पोटेंस, जो कि एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है पावर। ठीक है, तो भाई H प्लस आयंस में कितना पावर है, ये पीएच स्केल से चेक किया जाता है। और ये पीएच स्केल है आपके नीचे देख रहा हूँ, आपके नीचे बेसिकली मतलब स्क्रीन पर नीचे। ठीक है, तो 0 से लेकर के 14 तक है ये। ठीक है, और 7 जो है वो न्यूट्रल है, मतलब जिसकी भी पीएच वैल्यू 7 के नियर बाई है तो वो चीज न्यूट्रल है। और जितनी ही 7 से कम होती जाएगी उतनी ज्यादा एसिडिक, मतलब उतना स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। और जितना ही 7 से बढ़ती जाएगी उतना ज्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। मतलब 6 है तो कम एसिडिक है, लेकिन 0 है तो बहुत तगड़ा एसिडिक है। अगर 9 है तो कम बेस है, और अगर 14 है तो बहुत ही तगड़ा बेस है। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब ये न्यूट्रल है, यहां से इस तरफ बेस बढ़ेगा जो कि 8 से लेकर के 14 की रेंज में आएगा, ये 7 है ना। और इस तरफ एसिड बढ़ेगा जो कि 0 से लेकर के 6 की रेंज में आएगा, और 7 न्यूट्रल है। अब यहाँ पर अलग अलग फोटो बना रखी है ताकि आपको समझ में आ जाए कि किसका पीएच स्केल जो है वो कितना होता है, किसकी पीएच वैल्यू कितनी है। तो देखो, आपको किस किस का याद रखना है। हमारी बॉडी न्यूट्रल सरवाइव करती है 7 पॉइंट से लेकर के 7.8 तक सरवाइव कर जाती है। 7.0 से 7.8 तक सरवाइव कर लेती है इजिली, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पेट में HCl है, स्टमक एसिड, जिसका पीएच स्केल 1 होता है। देखो, स्टमक एसिड हमारे पेट में है जिसका पीएच स्केल कितना है, 1 है। ठीक है, टमाटो 4, ठीक है, लेमन 2, सिट्रिक एसिड होता है इसके अंदर। ठीक है, कॉफी के अंदर वाटर का 7.2 यानी कि 7 के नियर बाई, ब्लड 7.4 होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जितना 7 से ज्यादा होगा उतना ज्यादा बेस हो जाएगा, और जितना 7 से कम होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो आप, सोप जो नॉर्मली साबुन वगैरह हम लोग यूज करते हैं, 12 के आसपास उसका जो है पी स्केल होता है। तो ये कलर भी दे रखे हैं यहाँ पर कि लगभग इस कलर के हो जाएंगे वो। ठीक है, जब हम उसके सॉल्यूशन को चेक करेंगे। तो हमें क्या करना है, न्यूट्रल करना है। तो जितना बेस हो उतना एसिड मिला मिला करके हम न्यूट्रल कर सकते हैं। बाकी इसमें आपको ये चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारे पेट में HCl जो है 1, सल्फ्यूरिक एसिड भी वहीं पर, सिट्रिक एसिड भी लगभग वहीं पर, लेमन के अंदर जो पाया जाता है। ठीक है, दूध का 7.4, आई थिंक 7.2 7.4 होता है। ठीक है, जो ये आपको ध्यान रखना है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब ये है कि ये जो पीएच स्केल आपने भी यहाँ पर चकाचक देखा है, वापस आओ तो सर। हाँ, अरे वाह वाह, वाह जी वाह। ये जो पीएच स्केल आपने देखा है, इसका कोई फायदा है? एक तो यूनिवर्सल इंडिकेटर के रूप में पीएच स्केल को यूज किया जा रहा है। भैया कोई फायदा है? इतनी देर से आप लगे हुए हो वीडियो के अंदर, कोई फायदा हुआ आपका? करो ना सब्सक्राइब फिर। करते क्यों नहीं? कर दिया क्या? चलो कर दिया तो आगे देख लेते हैं। ये जो पीएच स्केल है ना, एवरीडे लाइफ में बहुत काम आती है। चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल और आपको फन फैक्ट और आपको जनरल नॉलेज आपको यहाँ से मिलने वाली है। ठीक है, तो ये आपके सामने टेबल रहा। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव, जो प्लांट और एनिमल्स हैं वो पीएच सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, अब हमारी बॉडी जो है, मैंने जैसे बताया था आपको, 7 से लेकर के 7.8 तक सर्वाइव कर जाती है। ये इंपॉर्टेंट एक नंबर का सवाल। जो पहली बारिश होती है ना, 5.6, पहली बारिश, व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, जब लगभग पहली बारिश की जो, कौन सी बारिश होती है यार पहली, स्टार्टिंग में जो बारिश होती है वो एसिडिक रेन होती है बेसिकली। क्योंकि, और एसिडिक रेन हम उसको बोलते हैं जब पानी, जो बारिश में से पानी आ रहा है ना, जो कि डाइल्यूट होता है, डाइल्यूट वाटर होता है वो, उसका अगर पीएच स्केल 5.6 से नीचे हो जाए तो हम उसको एसिडिक रेन बोलते हैं। तो अगर आप वैसे टाइम पीरियड पर, यानी पहली बरसात में वैसे भी देखते हो ना, आपके मम्मी पापा मना करते हैं भाई पहली बरसात अभी नहाओ नहीं, रेडनेस हो जाती है आपकी बॉडी पे। तो बेसिकली क्या है, वो एसिडिक रेन है आपके पूरी बॉडी में, क्या करेगा, बर्निंग सेंसेशन जो है वो क्रिएट कर देता है। तो एसिडिक रेन से थोड़ा बचना भी चाहिए। और एसिडिक रेन होता कब है, जब पीएच स्केल जो है वाटर का 5.6 से नीचे आ जाए। ठीक है, तो भाई प्लांट जो है या एनिमल पीएच सरवाइव करते हैं, मैं डेफिनेटली इसके नीचे उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। 7 से 7.8 तक हमारी बॉडी सरवाइव करती है, ये आपको पता होना चाहिए। और एसिडिक रेन जो है वो होता है जिस, जब वाटर, जो बारिश में पानी आ रहा है ना, उसका पीएच स्केल 5.6 से नीचे हो जाए। ठीक है, अब पीएच ऑफ सॉइल, भाई मिट्टी की भी होती है क्या? अरे यार बिल्कुल, क्यों नहीं होती। तो प्लांट्स रिक्वायर अ स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्थी ग्रोथ। भाई पेड़ों को भी तो, अगर आप पता लगे ऐसी जगह पे डाल दो जहां पर
दबा के एसिडिक भरा हुआ है, यानी कि ऐसी मिट्टी जो जिसका पीएच स्केल 1 आ रहा है, तो वहां पे प्लांट थोड़ी लगेंगे, है कि नहीं भाई? वो भी तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और वो सर्वाइव करेगी 7 से लेकर 7.8 तक। तो भाई ये वैल्यू करती है, 7 से नीचे सर्वाइव करने में उसको दिक्कत होगी, 7.8 से ऊपर जाएगी तो भी उसको दिक्कत होगी। जितना बेस बॉडी में बढ़ेगा भाई, वाटर की जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है। अब देखो भैया, आपके पेट की बात आ गई यहाँ पर। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, वहां पर भी जो है पीएच जो है वैल्यू करती है। क्यों करती है? तो आपको पता है, आपके पेट में HCl है, जिसका पीएच स्केल ऑलरेडी 1 है। सोचो कितना तगड़ा एसिड है वो, ठीक है। अब ये भाई डाइजेशन में हेल्प करता ही है, आपको मालूम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको मालूम है। तो भाई जब डाइजेशन में हेल्प करेगा तो डेफिनेटली ये पेट में बाहर निकल के आएगा, स्टमक की तरफ आएगा ये। अब भाई आएगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वैसे तो हमें म्यूकस बचा लेता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग इंडाइजेशन स्टमक प्रोड्यूस मोर एसिड। जब हमारे को खाना पचता नहीं है ना अच्छे से, या हम कुछ ऐसा खा लेते हैं जिसको पचाने में बॉडी को थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो इस टाइम पर क्या होगा ना, हमारे पेट में ज्यादा एसिड जो है वो रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पेट में दर्द और इरिटेशन जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो आप फटाफट जाते हो, इनो खरीदते हो, चकाचक पी लेते हो। क्या कर दिया भैया, एसिड आपकी बॉडी में आया, इनो बेस है, तुरंत पानी में डालते हो, देखो झाग निकलता है, बेस। डालते क्या बन जाएगा वो, सॉल्ट प्लस में वाटर रिलीज करोगे, जाओ मस्त बाथरूम करके आओ, आपकी बॉडी में क्या बन गया, सॉल्ट बन गया। अब पसीने के रूप में या फिर यूरिन के रूप में जो है आप इसको बाहर निकाल दोगे, तो न्यूट्रल कर लिया आपने, ठीक है। तो अगर आपके पेट में दर्द हो तो आप क्या कर सकते हो, जो है एनसिड यानी माइल्ड बेस का आप इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे मैंने बताया आपको, वाटर यूज कर लो, या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgO OH2, इसका भी यूज कर सकते हो न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड को। तो एसिड को आपने क्या करा, न्यूट्रलाइज, बेसिकली क्या करा आपने, सॉल्ट और वाटर रिलीज कर लिया। तो भैया वाटर रिलीज होगा तो वो डेफिनेटली जो है जल्दी जाएगा, और भैया किडनी जो है उसको प्यूरिफाई करेगी और यूरिन के द्वारा बाहर निकाल देगी, पसीने के द्वारा बाहर निकाल देगी, और सॉल्ट जो है वो भी निकलेगा बाहर। तो पेट में दर्द है, रीजन HCl, इनडाइजेशन, अगर आपका जो खाना है वो अच्छे से पच नहीं रहा, तो डेफिनेटली आपको क्या करना चाहिए, आपको पता है कि नहीं? तो एसिड बहुत ज्यादा निकल रहा है बॉडी में, स्टमक के अंदर अब एसिड निकल रहा है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, तो आपको कॉन्स्टिपेशन, भैया इधर उधर गैस अटक जाती है तो फिर कॉन्स्टिपेशन, नीचे की तरफ अटक गई तो कॉन्स्टिपेशन, ऊपर तो फिर डकारे ले रहे हो आप, ठीक है। दांत दर्द, भैया दांत दर्द में भी पीएच का कोई लेना देना है क्या? तो जी हाँ, बिल्कुल लेना देना है। देखिए, टूथ डिके स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। जब हमारे मुंह का पीएच स्केल जो है 5.5 से कम हो जाता है, तो दांत में दर्द हमारे को हो जाता है। अगर आप ज्यादा खट्टी चीजें, बेसिकली आप खट्टी चीजें खा नहीं सकते ज्यादा, जितनी आप बेसिक चीजें खा सकते हो डेफिनेटली, क्योंकि आपके बॉडी में ऑलरेडी क्या है, एसिड है। आप तो एकदम न्यूट्रल पॉइंट पर हो ना, 7 पर, और 7.8 यानी कि बेस की तरफ सर्वाइव कर रहे हो, ना कि एसिड की तरफ, ठीक है। तो यानी कि 4 नींबू चटक गए तो भाई साहब किड़कर आ जाएंगे दांत, कोशिश करके देख लेना, करना मत भाई, ठीक है। तो दांत दर्द कब होता है, जब हमारे मुंह का पीएच स्केल जो है वो 5.5 से नीचे आ जाएगा, तो आपको दांत में पेन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दांत जो बने हुए हैं वो कैल्शियम फॉस्फेट के बने हुए हैं, जो कि वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन पीएच स्केल अगर 5.5 से नीचे चला जाएगा, और क्योंकि एसिड बहुत ज्यादा जो है वो डेफिनेटली प्रोड्यूस हुआ है, तो जिसके कारण जो है वो नुकसान आपको कर सकता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो जनरली जो बेसिक टूथपेस्ट होते हैं ना, यानी ऐसे टूथपेस्ट का इस्तेमाल करो आप। वो ऐड देख करके मत लाना, ठीक है। अब बाकी किसी टूथपेस्ट का नाम नहीं ले रहा, मैं प्रमोट नहीं कर रहा किसी को, वो आपके ऊपर है। जो जनरली बेसिक हो, ठीक है। थोड़े आते हैं जो सेंसिटिव होते हैं ना, उनका इस्तेमाल अगर आप करोगे तो आप जो है दांत के दर्द से बच सकते हो, ठीक है। सैनफोर्ड डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर, भैया एनिमल और प्लांट्स को भी आपने देखा होगा सेल्फ डिफेंस करते हैं। सैनफोर्ड क्या लिखा हुआ है, सेल्फ डिफेंस करते हैं ना वो, अपने आप को भाई बचाने के लिए वो डंक वंक मारते हैं। तो आपको कभी ततैया ने काटा है क्या? ठीक है, आपको याद आ गया होगा, सूज जाता और दर्द होता बहुत तगड़ा। तो बी स्टिंग, ठीक है। तो बी स्टिंग्स जो है ये एक एसिड रिलीज करती है, जिसकी वजह से आपको दर्द और इरिटेशन फील होता है जहां पर भी ये काटेगी। तो आप इसको, इससे बचने के लिए क्या कर सकते हो आप, जो है माइल्ड बेस लगा सकते हो, जैसे कि बेकिंग सोडा, जहां पर भी आपको लगा है। तो अगर आपको आपके बाद कभी भी ततैया वतैया मधुमक्खी काटे, और आपको पता है कि आप काट लिया, तो इंतजार नहीं करने का, हाथ वाथ नहीं लगाओ वहां पर, फटाफट क्या करो, बेकिंग सोडा वहां पर लगा लो, क्योंकि उसने जो काटा है उसके डंक में एसिड है, ठीक है। उसके डंक में क्या है, एसिड है। तो उसको आप न्यूट्रलाइज करना है आपको, आप क्या करोगे, जो है बेस का इस्तेमाल करो। बेकिंग सोडा एक बेस है और ये नुकसान नहीं करेगा आपको ज्यादा, मतलब उस एरिया पे लगाना है। तो आपको इरिटेशन और पेन में बहुत ही शांति मिलेगी, ठीक है।
अब नेटल लीव्स भाई एक पौधा है, ठीक है, इसके पत्तियों में ना सुई की तरह, जो कांटे की तरह कुछ होता है। तो अगर ये आपकी बॉडी पे टच भी हो गया ना, तो इसके अंदर मेथनोइक एसिड होता है। अब जैसे ही ये आपकी बॉडी पे टच होगा, तो भाई वो इतने पतले होते हैं स्टिंग उसके, हेयर बेसिकली जो होते हैं, जो पत्तियों के किनारे होते हैं, जो आपकी बॉडी में लगते ही अंदर की तरफ इंजेक्ट करेंगे, और वो डाल देंगे उसके अंदर मेथनोइक एसिड। अब उसने एसिड डाल दिया, एसिड डाला तो भैया अब रिएक्ट होगा, अब आपको पेन होगा। तो जब भी पेन हो तो आपको क्या करना है, डॉग प्लांट के पत्ते को वहां पर रब कर लेना है। अब ये बड़ा ही मजेदार बात है, ये देखो यहाँ पर भी मिलेगा आपको, ठीक है, ये है। तो ये पत्ती में देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये जो कोने में ये निकले पड़े हैं, ये चुभ जाते हैं, ठीक है। तो नेचुरली फाउंड होता है ये, ठीक है। ये एक पौधा है भाई, हर्बेकेसर पौधा है ये। इसके स्टिंग के अंदर मेथनोइक एसिड है, जो आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देता है ये। जैसे ये कर देगा, तो इसी प्लांट के साइड में एक प्लांट लगता है, डॉग प्लांट। ये देखो कितनी मजेदार बात है ना, कि भैया आपको कांटे दिए हैं, मतलब एसिड दिया, तो बगल में बेस भी है। तो फटाफट उस पत्ते का वो मतलब उस पेड़ का, डॉग प्लांट का पत्ता तोड़ो और उसको रब कर लो वहां पर, तो आपको पेन में जो है शांति मिल जाएगी। तो बेसिकली आपने क्या किया, तो भैया आपको लगा आपकी बॉडी में एसिड गई आपकी बॉडी के अंदर, तो आपको पेन हुआ, और उसको आपने ठीक करने के लिए अगर आप बेस को रगड़ा वहां पर, यानी बेस को इंजेक्ट करा, तो क्या हुआ, न्यूट्रल हो गया वो, यानी कि आपको पेन में आराम मिला, ठीक है। तो डॉग प्लांट और नेटल का आपको ध्यान रखना है, ये एक साथ ही, जहां पर नेटल का पौधा होता है वहीं पर डॉग प्लांट भी होता है। अब कुछ नेचुरली अकरिंग एसिड्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, जैसे कि विनेगर। विनेगर में कौन सा एसिड होता है, तो भाई एसिटिक एसिड होता है, ये आपको ध्यान रखना। ऑरेंज के अंदर सिट्रिक एसिड होता है, टर्माइट के अंदर टेट्रिक एसिड होता है, टोमेटो के अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है, ठीक है। जो आपके घर में दही है, ठीक है, सोर मिल्क, इसमें लैक्टिक एसिड होता है। लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड होता है, और एंट स्टिंग या नेटल स्टिंग जो होता है, जो चीटी वीटी के डंक होते हैं ना, उसमें आपको मैथनोइक एसिड मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये एक नंबर का सवाल इसमें से आपसे कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो आपको पता है न्यूट्रल साल्ट होने वाला है। न्यूट्रल साल्ट तब होगा जब पीएच स्केल 7 के नियर बाई आ जाए, ठीक है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। अगर आपके पास एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, बेस जो है वो वीक है, तो जो सॉल्ट होगा डेफिनेटली वो एसिडिक होने वाला है, NH4Cl। ये आप एग्जाम्पल के तौर इसको सुनिए, ठीक है, NH4Cl। और अगर आपके पास बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग है, और एसिड जो है वो वीक है, तो आपका जो सॉल्ट होने वाला है वो डेफिनेटली बेसिक होगा, जैसे कि CH3COO NH Na, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं एसिड और बेस से रिलेटेड। और यहाँ पर एसिड बेस तो कंप्लीट हो गया है हमारा। एसिड से क्या नुकसान होते हैं, कैसे पता करते हैं, क्या काम करता है, क्या नहीं करता है, बेस का क्या लेना देना है नहीं है, इसको हमने यहाँ पर समझ लिया। और आपको पता है जो सॉल्ट बनता है वो एसिड और बेस के रिएक्शन में होता है। या तो इस दुनिया में कभी ना कभी चीजें, जो भी मतलब अगर इतना सॉल्ट है इस दुनिया के अंदर, कुछ भी देखो आप, चाहे पानी उठा लो, समुद्र का पानी ले लो, दीवार, जमीन, कुछ भी देखो, आपका पसीना वसीना सब क्या है, सॉल्ट है। तो किसके रिएक्शन से बन रहा है, एसिड और बेस के रिएक्शन से बन रहा है। या तो मतलब चीजें एसिडिक है या फिर बेसिक है, इन्हीं का रिएक्शन हो रहा है, तो क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है, ठीक है। तो सॉल्ट की भाई अपनी फैमिली भी है, ठीक है। भैया सॉल्ट की फैमिली है, तो सॉल्ट की फैमिली को भी जानना जरूरी है, तो चलिए उसको भी जान लेते हैं हम, ठीक है। मोर अबाउट सॉल्ट। देखिए, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, यानी कि NaCl, तो हम उन सॉल्ट में से जानेंगे जिसमें NaCl सोडियम होता है, ठीक है। तो देखिए 5 तरह के हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम। ये वो चीजें हैं जिनका लगभग यूज जो है वो किया जाता है, और आपको पता भी होगा। तो इनके बारे में हम जानते हैं कहाँ यूज होते हैं। अब जो आप पढ़ेंगे ना सॉल्ट के बारे में, यहाँ से आप ये चीजें जानेंगे कि इनका यूज कहाँ होता है, ठीक है। ये जरूरी रहेगा इसके लिए कि इनका यूज कहाँ पर होता है, क्यों किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH को हम सबसे पहले देखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी कि ब्राइन, जिसको ब्राइन बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है, इट डिकम्पोज टू फॉर्म NaOH। जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है ना, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाएगा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में जब पास की जाएगी इलेक्ट्रिसिटी को थ्रू एनोड और कैथोड, मतलब जो नेगेटिव पॉइंट होता है उसको कैथोड बोलते हैं, पॉजिटिव पॉइंट को एनोड बोलते हैं।
तो होगा क्या, ये NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है बनाएगा, ठीक है। एनोड पर क्लोरीन गैस रिलीज होगी, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एनोड है, एक मेम्ब्रेन क्रिएट हो जाएगी, मतलब ये वो बॉर्डर होगा जहाँ के इस तरफ क्या होगा सोडियम, इस तरफ होगा क्लोरीन, तो क्लोरीन गैस रिलीज हो जाएगी एनोड यानी कि पॉजिटिव तरफ से, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी कैथोड की तरफ से, ठीक है। और नियर कैथोड जो है NaOH सॉल्यूशन जो है वो फॉर्म हो जाएगा, यानी कि कैथोड के पास क्या हो जाएगा, NaOH सॉल्यूशन जो है वो फॉर्म होगा और इसको निकाल लेंगे, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल गया हमारे को यहाँ से। अब इसमें और चीजें मिली हमारे को, जैसे कि H2 हाइड्रोजन गैस मिली हमको, तो ये फ्यूल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, आपको पता है, ठीक है। क्लोरीन, ये वाटर ट्रीटमेंट आपको याद होगा, पानी के उसके साफ करने के लिए क्लोरीन की गोलियां आती थी, तो ये वहां से मिल जाएगा आपको, PVC वगैरह में इस्तेमाल करते हैं इसको बहुत अच्छे से। और HCl, ठीक है, ये भाई स्टील वगैरह को साफ, एक तो एसिड है, दवाई वगैरह में भी काम आता है, आपकी जो फेयरनेस क्रीम होती है ना उसके अंदर भी होता है ये, तो और स्टील्स वगैरह को साफ करने में भी काम आता है। तो इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया गया था एक्वस सॉल्यूशन के, किसके एक्वस सॉल्यूशन में, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl के। तो क्या मिला हमको, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जो हमारे को क्लोरीन मिला है, जो हमारे को हाइड्रोजन मिला है, और इनका आपस में रिएक्शन होगा तो डेफिनेटली HCl बना देंगे ये, ठीक है। तो इनका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो NaOH डिक्रीजिंग मेटल्स, सोप एंड पेपर मेकिंग। अभी जो ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, तो डिग्रीजिंग मेटल्स में, मेटल को डिग्रीज करने में इस्तेमाल होता है, ठीक है। साबुन में इस्तेमाल करते हैं इसको, या पेपर मेकिंग के अंदर ये जो है काम आता है। अब अगर इसमें क्लोरीन मिला देंगे तो ये ब्लीच देगा आपको, जो कि हाउस होल्ड ब्लीचर्स के रूप में यूज होता है, या ब्लीचिंग फैब्रिक्स। अरे तुम वो नहीं करवाते क्या, अपने कपड़ों को ब्लीच व्लीच देख करवाते हो, जाकर चमकाते हो, जो देखे नहीं आते लॉन्ड्री वगैरह में, तो ये क्लोरीन मिला करके इसमें किया जाता है। देखिए कितने सारे जो है इसके उपयोग हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है जो इसके यूजेस है, ठीक है। अब है ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक लाइम, क्लोरीन को रिएक्ट कराया जाता है स्लेक लाइम यानी कि ड्राई सूखा हुआ स्लेक लाइम के ऊपर, जो कि होता है CaOH2, ठीक है। तो ये फॉर्म करेगा आपको ब्लीचिंग पाउडर, जो कि है CaOCl2, और आपको रिलीज करके देगा वाटर। अब इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ होता है, अब क्या ध्यान रखना है, ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे है, यूज कहाँ होता है, कोई भी चीज बनती कैसे है, यूज कैसे होती है। तो ब्लीचिंग पाउडर बनती कैसे है, जब क्लोरीन का जो है रिएक्शन होता है किसके साथ, ड्राई स्लेक लाइन के साथ, तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। और इसका यूज कहाँ होता है, देखो ब्लीचिंग कॉटन जो है ये यूज होता है कॉटन और लाइनिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर, यानी कि जो ऊनी कपड़े हैं, जो सूती कपड़े हैं, वहां पर काम आता है। ब्लीचिंग वुड जो है पल्प इन पेपर फैक्ट्री में काम आता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज में काम आता है, या फिर ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करने में काम आता है, उसमें जो इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं उसको हटाने में या उनको मारने में काम आता है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। अब ब्लीचिंग पाउडर के बाद आपको मिलेगा बेकिंग सोडा। कहाँ गया भाई, आ जाओ, अरे आ जाओ आ जाओ, बेकिंग सोडा NaHCO3, बेकिंग सोडा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या बोलेंगे इसको हम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी बेकिंग सोडा का केमिकल नाम क्या है भाई, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और केमिकल सिंबल क्या है, NaHCO3, ठीक है। भाई ये कैसे बनेगा, तो NaCl सॉल्ट है, प्लस में वाटर, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस में NH3, आपको क्या प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, बेकिंग सोडा NH4, सॉरी NaHCO3, और प्लस में NH4Cl, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये किसके रिएक्ट के साथ मिल रहा है भाई, जो इसके अंदर सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड मिलाया गया, पानी मिलाया गया, कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर दिया गया, NH3 दिया गया इसके अंदर, तो इसने प्रोड्यूस कर दिया आपको NaHCO3 एज अ प्रोडक्ट इसने दिया आपको। अब ये जो है, ठीक है, ये जो है नॉन कोरोसिव बेस है, जब इसको हीट किया जाएगा खाने के टाइम में, बेकिंग सोडा का खाने के टाइम में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये प्रोड्यूस करके देगा आपको Na2CO3, और वाटर रिलीज कर देगा, और हाइड्रोजन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर देगा। अब यूज कहाँ करते हैं, तो देखो ये यूज होता है फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, तो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करा गया बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, ठीक है। और बेकिंग पाउडर क्या होता है, तो भाई बेकिंग सोडा और टेट्रिक एसिड का मिक्सचर होता है। अब व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्स्ड विद वाटर, जब भी बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है और पानी के साथ मिलाया जाता है, तो CO2 प्रोड्यूस होता है, जो कि ब्रेड या केक को ना फुला देता है और सॉफ्ट और स्पंजी रूप देता है। तो आपको पता है, आप जो ये ब्रेड खा रहे हो या केक जो आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं क्या मिला हुआ है, बेकिंग सोडा
एज अ फॉर्म ऑफ बेकिंग पाउडर, और जिसके अंदर बेकिंग पाउडर मिला है बेसिकली, जो कि बेकिंग सोडा और टेट्रिक एसिड से मिलकर के बना है, और इसमें से रिलीज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करेगा आपको पता है, ये क्या करेगा, स्पंजी रूप देगा। ठीक है, स्पंजी रूप दे देता है आपके उस सब्सटेंस को जो भी आप बना रहे हो, जिसमें भी आपने इसको डाला है। ठीक है, ये इंग्रेडिएंट्स होता है, एंड इंग्रेडिएंट्स इन एंड एसिड के अंदर भी यूज होता है, और सोडा फैक्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यूजेस इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बेकिंग सोडा के बाद है वॉशिंग सोडा। भैया धोएंगे भी तो, Na2CO3 इंटू में 10H2O। ठीक है, वॉशिंग सोडा, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट को रिक्रिस्टलाइज किया जाता है, जब दोबारा से उसका क्रिस्टलाइजेशन किया जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, बेकिंग सॉरी वॉशिंग सोडा। और ये बेसिक सॉल्ट होता है, मतलब ये एक ऐसा सॉल्ट है जिसमें बेस की मात्रा ज्यादा होती है। तो Na2CO3, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, प्लस में 10H2O, क्या दे रहा है आपको, Na2CO3 इंटू में 10H2O। ठीक है, यही क्या है आपका वॉशिंग सोडा। यूज कहाँ होता है, तो भैया इन ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है। बोरेक्स बनाने में काम आता है। डोमेस्टिक पर्पस के अंदर काम आता है, साफ करने के लिए। परमानेंट हार्डनेस, वाटर की हार्डनेस को परमानेंटली खत्म करने के लिए जो है इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है वॉशिंग सोडा का। ठीक है, अब जो लास्ट पॉइंट है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। पीओपी जिप्सम से बनता है ये। ठीक है, तो पीओपी का नाम आपने बहुत सुना होगा, प्लास्टर व्लास्टर करते हैं इसका फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है, तो पीओपी का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, H2O है ये, H के यहाँ पर 2 है, ना कि यहाँ पर। ठीक है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, क्या बोलेंगे इसको, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, CaSO4 इंटू में 1/2 H2O सॉरी, प्लस में 1 इंटू में हाफ H2O, जो आपको CaSO4 इंटू में 2H2O देंगे। ठीक है, ओके। देखो, ऑन हीटिंग जिप्सम, तो जिप्सम को जब हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है एट द टेम्परेचर ऑफ 373 केल्विन, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर आपको पता है कि वाटर जो है ना वो क्या कहते हैं, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वेपर में कन्वर्ट होता है, और वो डेफिनेटली गैस की फॉर्म में आ जाते हैं। तो जब जिप्सम को हीट किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो वाटर जो है अपने मॉलिक्यूल्स को लूज करता है, और क्या बन जाता है, पीओपी, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। ये एक व्हाइट कलर का पाउडर होता है, ठीक है, जिसको वाटर के साथ मिक्स करके जिप्सम बनाया जाता है, और फिर आपका जहाँ भी फ्रैक्चर वगैरह होता है ना, वहां पर इसको इस्तेमाल किया जाता है, तो फ्रैक्चर में काफी हार्ड हो जाता है। और इसके अलावा भी इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, तो डॉक्टर इस्तेमाल करता है, आपको पता चल गया भाई, फ्रैक्चर बोन में, ताकि वो हड्डियां मुड़े ना, वहां पर होता है। खिलौने वगैरह बनाने में काम आता है, डेकोरेशन में काम आता है, क्योंकि ये हार्ड सरफेस क्रिएट करता है, अ, मतलब मजबूती देता है। और आप पीओपी करवाते होंगे ना दीवारों पे भी पेंट के बाद, क्या देता है ये, स्मूथनेस ला करके देता है आपको। ठीक है, क्या देता है भाई, स्मूथनेस ला के देता है। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इट इज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। एक फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट के अंदर जो फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होता है उसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, एग्जांपल्स आपको देख रहे हैं, जैसे कि CuSO4, ठीक है, 5H2O, इसके अंदर 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, 10H2O वाले में 10 होंगे। ठीक है, और 2H2O वाले में 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये आपको बैलेंस करने के बाद पता चल जाएगा अपने आप ही। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर चैप्टर वो कंप्लीट हो गया। हमने चैप्टर में एसिड के बारे में जाना। देखिए, चैप्टर के बाहर ज्यादा नहीं गए हैं, रीजन उसका केवल ये है कि कोशिश ये है कि वीडियो को काम लायक बनाया जाए। ठीक है, और ये आपसे भी मैं हमेशा कहता हूँ कि बुक को जरूर रीड करें, क्योंकि बुक रीड करना तो एक अपने आप में अच्छी हैबिट है। तो चाहे आप वीडियो देखें, चाहे किसी की भी आप वीडियो देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा हो चाहे ना आ रहा हो, अब बुक को जरूर रीड करें। ठीक है, क्योंकि अगर आपके अंदर रीडिंग हैबिट आ गई ना, तो फिर तो काम बन जाएगा आपका चकाचक। और अगर रीडिंग हैबिट नहीं है, केवल वीडियोस देख रहे हैं, तो फिर उतना मजा नहीं है। ठीक है, तो बुक को जरूर रीड करें, इसलिए ज्यादा बाहर का नहीं बताया। ठीक है, तो हमने एसिड के बारे में जान लिया, बेस के बारे में जान लिया। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स थे वो इंपॉर्टेंट थे, इंडिकेटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, ध्यान रखिएगा। एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ किस प्रकार हो रहा है, बेस का रिएक्शन मेटल के साथ किस प्रकार हो रहा है, या मेटल कार्बोनेट के साथ किस प्रकार हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या रिलीज करता है, तो एक टेबल चार्ट था वो, उसमें से आपको सब समझ में आ जाएगा, उसके अलावा कुछ और पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है,
अच्छा, एसिड को वाटर में मिलाते हैं कि वाटर को एसिड में मिलाते हैं, और क्यों ऐसा करते हैं ये भी आपको पता चल गया। ठीक है, पीएच स्केल जो है वो क्या होता है, और पीएच वैल्यू आपको थोड़ी बहुत याद करनी पड़ेगी, जो कि मेरे को लगता है बहुत ही इजी है, याद हो जाएगी अगर आप एक दो बार सुन लेंगे, देख लेंगे या किताब को पढ़ लेंगे, काम हो जाएगा आपका। और पीएच वैल्यू जो है, यानी कि पीएच की वैल्यू हमारे एवरीडे लाइफ में किस प्रकार है, ये भी आपने देखा। जैसे दांत दर्द, पेट में जो एसिडिक कौन क्या कहते हैं उसको, एसिडिक की प्रॉब्लम हो जाती है ना, जैसे आप इनो वगैरह लेते हैं तो वो क्यों लिया जाता है। और भाई आपको मधुमक्खी वगैरह काट ले तो आपको क्या करना है। ठीक है, और सॉल्ट की फैमिली को हमने देखा, जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है और उसको आपको ध्यान रखना है। तो ये चैप्टर हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अगर हमने आपके किसी भी प्रकार से कोई हेल्प करी है तो आप लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आपको पसंद आया, और डेफिनेटली शेयर तो ज़रूर करिएगा ताकि और भी बच्चों को जो है इसका लाभ मिल सके। बाकी चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, और भी वीडियोस जल्दी ही आपको चैनल पर देखने को मिलेगी। तो चलते हैं हम, तब तक के लिए जय हिंद।